हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। विपिन धाकड़ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल हमारा हुआ था रंगपुर। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, वहाँ क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी हम विशेषताओं के बारे में आज बात करेंगे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता यहाँ पर क्या है, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। कैसी? समकोण पर काटती हैं तथा पूरब से पश्चिम दिशा में, जिससे हवा द्वारा सड़कें अपने आप साफ हो जाती हैं। नालियाँ ढकी हुई पाई गई हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनकी ये विशेषता थी कि उनका जो व्यापार होता था वो विदेशों में भी होता था। और यहाँ पर जो समाज में सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इनके मुहावरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित है। इसके अलावा इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है, एक सींग वाले जानवर का चित्र मिला है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलो का था। माप तौल के लिए न्यूनतम बाट कितने किलो का था? 16 किलो का। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। वो लड़ाई और तलवारों से और जो लोहे के, स्टील के जो औजार हैं उनसे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ रहा है। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। अब इसके बाद आती है हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता आती है। क्या आएगी दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता आएगी। ये कब से है? हमारी 10,000 ईसा पूर्व से इसको माना जाता है। इसका विकास किसने? इराक के टिग्रीस एवं यूफ्रेट्स नदी, दजला, फरात नदियों के मध्य हुआ है। इसी के साथ अब आगे देखेंगे तो यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यहाँ सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ पर कृषि माना गया है दोस्तों। इस समय मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। तो जो उस समय के मंदिर होते थे उन्हें जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। सुमेरियन सभ्यता, दूसरा हमारा है बेबीलोन सभ्यता, असीरिया सभ्यता और कोल्ड्रिया सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। कौन सा बगीचा? झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। सिकंदर ने क्या किया? बेबीलोन सभ्यता को नष्ट कर दिया और उसकी जगह पे उसने ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी मानी जाती है? नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता मानी जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता कब से कब तक है? मिस्र की सभ्यता कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित है। मिस्र के रेगिस्तानों में थी। इसे नील नदी को
इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फ़िरौन के नेतृत्व में था। किसके? फ़िरौन के नेतृत्व में था। इस सभ्यता का विकास फ़िरौन के नेतृत्व में था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ है। गिजा का पिरामिड सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन सा पिरामिड? गिजा का पिरामिड सबसे प्राचीन माना जाता है। अब इसके बाद आती है हमारी दोस्तों रोम की सभ्यता। रोम सभ्यता कब आई अस्तित्व में? 600 ईसा पूर्व आई। यह इटली में विकसित थी। कहाँ पर हुई थी? रोम की सभ्यता इटली में विकसित हुई थी। इसी के साथ अब आगे चलेंगे। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। कहाँ कर लिया था? भूमध्य सागर पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। तो हमारी जो रोम की सभ्यता थी, इसके अवशेष आज भी बचे हुए हैं और यहाँ पर कई पर्यटक उनको देखने के लिए आते हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीज़र और अगस्टस, ये दो थे इस सभ्यता के, रोम सभ्यता के राजा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट IMP है। कौन कौन से दो राजा थे? राजा जूलियस सीज़र और अगस्टस। इसके बाद में जूलियस सीज़र की हत्या धोखे से उसकी मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। किसने की थी? जूलियस सीज़र की हत्या उनके मंत्रिमंडल ने कर दी थी धोखे से। जूलियस सीज़र नामक नाटक ब्लॉन स्टॉक पार्क ने लिखा है। अब इसके बाद आती है हमारी फ़ारस सभ्यता, जो कि 500 ईसा पूर्व है। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ है। इन्होंने पूर्व अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फ़ारसी थी। कौन सी? फ़ारसी भाषा थी और पारसी धर्म को ही मानते थे। इसके बाद आगे देखेंगे, सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। इसके बाद हमारा सपाटा में हम देखेंगे सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीक के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। सपाटा क्या है? सैनिक, जो बहादुर सैनिक हैं उसके लिए सपाटा प्रसिद्ध है। और ये एक ग्रीक जो क्षेत्र है उसके पास का एक छोटा सा क्षेत्र है। सपाटा में मात्र 300 सैनिक ने लियोनाइडस के नेतृत्व में ग्रीक के 2000 सैनिक को मात दी थी। कितने? ग्रीक के जो 2000 सैनिक थे ना, उनको सिर्फ 300 सैनिक ने मात दी थी। सपाटा के 300 सैनिक कहाँ के? ग्रीक के कितने? 20,000। कितने दोस्तों? 20,000। 20,000 सैनिक को केवल 300 सैनिकों ने मात खिलाई थी। अब इसी के साथ ग्रीक की विशाल सेना का नेतृत्व जर्गसीज कर रहा था। जर्गसीस ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया था। कैसे? धोखे से हरा दिया था। इसी के साथ आगे देखेंगे पीली नदी की सभ्यता। अब देखते हैं पीली नदी क्या है दोस्तों। यह चीन में 5000 ईस्वी पूर्व विकसित हुई थी। हांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। किस लिए थी? पीली नदी की सभ्यता
प्रसिद्ध किस लिए थी? उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। अब आता है दोस्तों हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो हमारे बाकी जो 2 स्रोत अभी निकले हैं, 2 काल जो निकले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है, उनकी लिपि अभी तक मतलब हमारे वैज्ञानिकों को समझ नहीं आई है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ऐतिहासिक काल में कौन सा आएगा हमारा? वैदिक काल से लेके और अभी तक का हमारा काल आएगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऐतिहासिक काल को कैसे और कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारा ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और साहित्य। पुरातात्विक में हमें 2 भागों में बांटा गया है कि हमें ऐतिहासिक काल कैसे पता चलता है। तो हमें सिक्कों के द्वारा पता चलता है, अभिलेखों के द्वारा पता चलता है, और विदेशी यात्री जो आते हैं उनके द्वारा पता चलता है विदेशी यात्रा। और साहित्य हमें 2 प्रकार से पता चलता है, धार्मिक और गैर धार्मिक। आगे देखेंगे। अब हम धार्मिक में देखेंगे, धार्मिक में क्या क्या हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा साहित्य के आधार पर आएगा। साहित्य में हो जाएंगे हमारे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। अब ब्राह्मण में हम देखेंगे तो ब्राह्मण में क्या क्या हो जाएंगे।